हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये पेपर है 20 अगस्त 2023 वाला। जनवरी 2021 के बाद ऑनलाइन पेपर हुए थे, उसके बाद फिर से 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन पेपर कराया गया। तो मैं ऑफलाइन वाले पेपर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये पेपर 20 अगस्त 2023 वाला है। तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पहला विकल्प है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? दूसरा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तीसरा है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? और चौथा है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? अब समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही जानना आवश्यक है। तो समालोचनात्मक चिंतन हमें अपने विचारों का मूल्यांकन और परिष्कृत करने में मदद करता है, और रचनात्मक चिंतन हमें पहले स्थान पर नए विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। अब इसमें वह विकल्प बताना है जो समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा हो। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? पहला विकल्प है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। और चौथा है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है? अभी मैंने आपको समालोचनात्मक चिंतन बताया था। अब इसमें प्रमाण की भूमिका पूछी गई है। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में कई बार बताया है। यदि आप लगातार सभी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। पहला विकल्प दिया गया है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। दूसरा है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। तीसरा है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। और चौथा है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय होता है कि सभी को समान रूप से नियमित विद्यालय में शिक्षा देना। तो इसमें क्या शामिल है पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसकी पहचान करनी है, और उसके बाद जो पाठ्यचर्या है उसमें लचीलापन लाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण दिया गया है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उन
विशिष्टताओं का कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? पहला है समझ की अग्रवर्ती गहनता, दूसरा है सीखने की तेज गति, तीसरा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और चौथा है शारीरिक विकास की तेज गति। तो कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख कर रहा है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो पहला है समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति। तो ए और बी इसमें आएंगे तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तीसरा है बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। और चौथा है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। अब इसमें जो श्रवण बाधिता के संदर्भ में सही है वह बताना है। तो श्रवण बाधिता का अर्थ है सुनने में आंशिक या पूर्ण रूप से असमर्थता। यह कई तरीकों से बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं फिल करना है में समान है जबकि में भिन्न है। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान हैं जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहले में भरा जाएगा समायोजन और दूसरे में संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, यानी जो गलत है वह बताना है। पहला विकल्प है ज्ञान व्यक्तिपरक है। दूसरा है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। तीसरा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। और चौथा है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार जो सही नहीं है वह बताना है। तो तीसरा विकल्प जो लिखा हुआ है, लिखा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ये गलत है क्योंकि विद्यार्थी तो आंतरिक रूप से भी प्रेरित होते हैं और उसी प्रेरणा के आधार पर सीखते भी हैं। तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला विकल्प है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। दूसरा है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तीसरा है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। और चौथा है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। वाद्य यंत्र बजाना यानी कि किसी को कहना नहीं पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को इसमें आनंद मिलता है तो वह स्वयं इसे बजाएगा अपने आनंद के लिए। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन लिखा है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण दिया गया है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। अब आप देख रहे हैं कि अभिकथन क्या कह रहा है, रूढ़िवादिता के बारे में बता रहा है और कारण समालोचनात्मक चिंतन के बारे में बता रहा है। लिखे दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अक्सर ये प्रश्न जो है सभी को बहुत कठिन लगते हैं। जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न देखते हैं
एग्जाम में तो ऐसा लगता है कि ये प्रश्न तो है गलत हो जाएगा, लेकिन ये गलत नहीं होगा। यदि आप उसे सही ढंग से पढ़ेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। बस आप अभिकथन भी पढ़िए, कारण भी पढ़िए। अगर दोनों में संबंध है, कारण व्याख्या कर रहा है, तो वह विकल्प सही होगा जिसमें लिखा होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। और यदि दोनों भिन्न हो तो आप वो टिक कीजिए जिसमें लिखा हो कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। बस आपको पढ़ना है ढंग से और समझना भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है महारत यानी निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन में क्या अंतर है? पहला विकल्प है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तीसरा है महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। और चौथा है महारत लक्ष्य दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर पूछा गया है। तो जो महारत लक्ष्य होता है अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होते हैं, क्योंकि निपुणता यानी उस कार्य में हमें निपुण होना है। और जो प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई बहन के रिश्ते। पहला विकल्प है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चौथा है कि सामाजिकरण में भूमिका नहीं है। तो भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं ये अनोखे होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। लिखा है अभिकथन बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण दिया गया है विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। अब आप देखेंगे कि अभिकथन और कारण संबंधित हैं और जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। पहला कथन दिया गया है, पहला विकल्प नहीं। कथन है पहले जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब विकल्प लिखे हुए हैं भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। दूसरा है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। तीसरा है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। और चौथा है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं तो बाद के जीवन में उन्हें भाषा चुनने में कठिनाई होती है, क्योंकि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला विकल्प है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा है
उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। और चौथा है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अब पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, तो बच्चे जो हैं डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं तो उन्हें पढ़ना सिखाना है। कैसे सिखाना है? प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तीसरा है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। और चौथा है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यानी यदि एक सुविधाजनक वातावरण दिया जाए तो शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? पहला विकल्प है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कह कर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, और चौथा है उसे उत्तर प्रदान करके। तो अमन जो है समस्या समाधान कौशल विकसित करने में जटिल समस्याओं से जूझ रहा है अमन, और समस्या समाधान कौशल उसे विकसित करने में शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है? तो आप तीन विकल्प जो देख रहे हैं, उत्तर प्रदान करके, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये तो होंगे नहीं उत्तर, आप इन्हें पहले ही काट दीजिए। पहला विकल्प बचता है और यही इस प्रश्न का उत्तर है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्योंकि शिक्षक को मदद करनी है, सहायता करनी है, उसे हतोत्साहित नहीं करना है। इसमें हतोत्साहित लिखा है इसलिए ये उत्तर नहीं है। उसे उत्तर प्रदान करके उसकी सहायता करनी है, उसे उत्तर प्रदान नहीं करना है। और दूसरे में लिखा है कि उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये भी नहीं होगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। पहला है सजा और शर्मिंदगी के डर, दूसरा है सहकारी अधिगम, तीसरा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, और चौथा है अनुबंधन और पुनर्बलन। तो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, पहला विकल्प है प्रकृति में असंतत है, दूसरा है आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, तीसरा है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, और चौथा है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो विकास है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। पहला विकल्प है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। दूसरा है उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। तीसरा है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, और चौथा है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से जो 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जो मैंने आपको कई बार बताई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? पहला है वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। दूसरा है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है।
तीसरा है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। और चौथा है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। कारण दिया गया है लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। अब इसमें जो पहला लिखा हुआ है अभिकथन, ये सही है। लता जो है कक्षा 7 की शिक्षिका हैं और क्या करती हैं, एक गणित की महिला प्रोफेसर को कक्षा में आमंत्रित करती हैं और एक पुरुष नर्स को। क्यों करती हैं? जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको समाप्त किया जा सके, इसलिए ये आमंत्रित करती हैं गणित के प्रोफेसर महिला प्रोफेसर को और एक पुरुष नर्स को। अब कारण क्या दिया गया है? लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो लैंगिक अंतर है वह जन्मजात नहीं है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित है। तो ये गलत लिखा हुआ है। ए सही परंतु आर गलत। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी। पहला विकल्प है अधिक प्रश्न नहीं पूछते। दूसरा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और चौथा है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया जॉन डीवी ने, ये आपको याद रखना है और मैं आपको हर बार बताती हूँ जब प्रगतिशील शिक्षा का प्रश्न आता है। अब इसमें प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं ये पूछा गया है। अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये गलत है। प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, बी सी डी इसमें सही है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। पहला विकल्प है जेंडर भूमिकाएं, बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। दूसरा है जेंडर स्थिरता, प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। और चौथा है जेंडर पूर्वाग्रह, मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। यानी कि पहला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? पहला विकल्प है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। दूसरा है बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। तीसरा है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। और चौथा है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत दिया? पहला विकल्प है जीन पियाजे, दूसरा विकल्प है हार्वर्ड गार्डनर, तीसरा विकल्प है लेव वाइगोत्स्की और चौथा है चार्ल्स स्पीयरमैन। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया।
तो ये आप लोगों को पता है और यही पूछा गया है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा, पहला विकल्प है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नता की उपेक्षा करने के लिए की गई, दूसरा है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, तीसरा है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, और चौथा है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना की कैरल गिल्गन ने, क्योंकि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इन्होंने तर्क क्या दिया है? कैरल गिल्गन ने तर्क दिया कि कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के पुरुष मॉडल पर आधारित है और यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा नैतिक दुविधाओं के बारे में अलग अलग तरीकों से तर्क नहीं करता। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? पहला है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, दूसरा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, तीसरा है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, और चौथा है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। याद करने वाला आप पहले ही काट दीजिए। अब 3 विकल्प बचते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये नहीं होगा। अब 2 बचते हैं, तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वह इस प्रश्न का उत्तर है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, अभिकथन शिक्षक को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण दिया गया है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो अभिकथन जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो अभिकथन तो सही हो गया, ए सही है। कारण में क्या लिखा है? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ये गलत है। गैर उदाहरण विद्यार्थियों के लिए सहायक भी होते हैं, भ्रमित नहीं करते हैं। तो कारण इसमें गलत हो गया। ए सही है परंतु आर गलत, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, पहला विकल्प है, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर भौतिक रूप पर आए, दूसरा है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं, तीसरा है पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए, और चौथा है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो अधिगम के जो सामान्य सिद्धांत हैं वह बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियां बताएं, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 20 अगस्त 2023 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।